आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, आपका जो क्लास 10th है इसमें हर एक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट जारी हुआ है और विज्ञान का भी 5 मॉडल सेट जारी हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए, आपका जो एग्जाम होने वाला है आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो आपका होने वाला एग्जाम 40 नंबर का एग्जाम होगा। देखिए, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। कुल 40 प्रश्न है, यहां पर टोटल मिलाकर 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, तो 40 क्वेश्चन आपका कितना नंबर का हो जाएगा? 40 नंबर का हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। हर एक जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए, आपको जो सही आंसर लगता है आप उसको सिलेक्ट करिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर आप कोई मान के चलिए कोई क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहां पर 4 ऑप्शन है, एक समतल, उत्तल, अवतल और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, क्या संबंध है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो देखिए, क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। यहां पर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि R बराबर 2F होता है। बात समझ में आया? F बराबर R/2 बोलिए या फिर R बराबर 2F बोलिए, यही होगा आपका सही आंसर। देख लीजिए यहाँ पर कौन वाला ऑप्शन वैसा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, F बराबर R/2। ठीक है, ये वाला मिल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे देखिए, आगे आपका क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। मतलब देखिए, यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया जैसे कि आवृत्ति है, वेग है, तरंग दैर्घ्य है और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वो अपरिवर्तित रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए, एक्चुअल में जो वेग है, जो तरंग दैर्घ्य है, ये दोनों परिवर्तित होते हैं, मतलब चेंज होते हैं। लेकिन ये जो आवृत्ति है ना, आवृत्ति हमारा चेंज नहीं होता है, मतलब आवृत्ति हमारा क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखिए, जैसे कि हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा मुख्य अक्ष होता है। जैसे ही यहाँ पर कोई भी जैसे किरण जाती है तो यहाँ पर मतलब जैसे यहाँ पर टकराने के बाद हर एक किरण क्या होता है? मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि F। क्लियर है? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। मतलब क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास ऐसा दर्पण है जिसमें क्या होता है, वस्तु को हम लोग जहीं पर भी रखेंगे, कहीं पर भी रखिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा? तो वस्तु के बराबर आकार का बनेगा और सीधा बनेगा। तो वो जो दर्पण होगा, कौन सा दर्पण है? तो वो हमारा उत्तल दर्पण है। बात समझ लीजिए। ठीक है, तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। मैंने आपको पढ़ाया भी था, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। देखिए, फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या यानी कि R दिया है 50, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 50/2, यानी 2 के 2 और 25 दूनी 50, यानी कट जाएगा तो बचेगा क्या? 25 सेंटीमीटर इसका आंसर। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसका रहेगा ये सही आंसर। बात क्लियर है? देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपका बहुत ही मॉडल सेट है, बहुत है। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट का 5-5 है तो आप गिन सकते हैं कि कितना है। यहां पर आपको इसी चैनल के थ्रू से 9th 10th 11th 12th का हर एक क्लास का आपको प्रोवाइड कराया जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए, पहला बात कर लीजिए, ये जो उत्तल लेंस होता है ना हमारा, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी हमारा F होता है ना, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी F होता है, ये हमेशा क्या होता है? प्लस होता है, यानी कि धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फोकस दूरी हमें दिया गया है, फोकस दूरी कितना दिया गया है? 1 मीटर, और ये हमारा उत्तल लेंस है इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर हमें निकालना है क्षमता, तो क्षमता का सूत्र होता है P बराबर होता है 1/F, यानी तो 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर F का मान कितना? 1 ही है तो 1 ही हो जाएगा, यानी 1/1, तो यानी 1 यानी कि 1 डायोप्टर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। मैंने आपको भी बताया कि जो फोकस दूरी होता है ना उत्तल लेंस में हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कहां होता है? तो देखिए प्रकाश का जो वेग होता है जिसको हम लोग v बोलते हैं, तो v का फॉर्मूला होता है c बटा म्यू। v का फॉर्मूला क्या होता है? c बटा म्यू। देखिए ये जो c होता है ये तो हमारा कांस्टेंट होता है, ये एक नियतांक है, ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो म्यू होता है ना, म्यू मतलब बात को समझिए, यहाँ पर देखिए v है आपका, यहाँ पर म्यू है आपका नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर v बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। बात समझ में आया? और अगर v घटेगा तो म्यू आपका बढ़ेगा। बात क्लियर हो गया? ये बात हुआ। और v माने होता है वेग, प्रकाश का वेग बोलिए या फिर प्रकाश का चाल बोलिए। और ये जो म्यू है, म्यू मतलब आपका क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक। म्यू मतलब क्या हो जाएगा? आपका अपवर्तनांक हो जाएगा। तो आप खुद देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निर्वात है, निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है? इसका होता है 0। ठीक है, जल का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 है। ठीक है, और वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है। कांच का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है? 1.5 होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर मान के चलिए v का मान अगर अधिक रहेगा तो म्यू का मान कम रहेगा, और अगर v का मान कम रहेगा तो म्यू का मान अधिक रहेगा। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर म्यू का मान अगर हमारा कम रहे तो v का मान अधिक होगा, और अगर म्यू का मान अधिक रहेगा तो v का मान हमारा क्या होगा? कम होगा। मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब एक दूसरे के दोनों क्या है? उल्टा है। मतलब अगर एक वाला अधिक होगा तो दूसरा कम होगा, अगर दूसरा मतलब अधिक होगा तो पहला वाला कम होगा। मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे के उल्टा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर अपवर्तनांक 0 है, यहाँ पर 1.33 है, यहाँ पर 1.0003 है, और यहाँ पर 1.5 है। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए यहाँ पर अपवर्तनांक किसका कम है? तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो है इसका अपवर्तनांक सबसे कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो चाल होगा, इसका जो वेग होगा प्रकाश का, ये सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक किसका होगा? इसी का होगा। सबसे अधिक क्या किसका होगा? निर्वात का होगा। मतलब ये 4 ऑप्शन में सबसे अधिक किसका होगा? निर्वात का होगा, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तनांक कम है। अपवर्तनांक कम तो प्रकाश का वेग या फिर प्रकाश का चाल अधिक होगा। इधर अगर आप बात करें तो देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। यहाँ पर 1.5 है, इसका ज्यादा है, मतलब यहाँ पर इसका जो वेग होगा प्रकाश का, ये क्या होगा? कम होगा। बात क्लियर? अपवर्तनांक अगर अधिक होगा तो प्रकाश का वेग कम होगा, अपवर्तनांक अगर कम होगा तो प्रकाश का वेग आपका अधिक होगा। तो बात क्लियर है? बात समझ में आ गया आपको? तो क्वेश्चन नंबर ये जो 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो किसका न्यूनतम होगा? तो कांच का आपका न्यूनतम होगा, कांच में आपका न्यूनतम होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 नंबर देखिए क्या है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें निकालना है, यहाँ पे देखिए P दिया हुआ है, P कितना दिया है? 4D दिया हुआ है। हमको एफ निकालना है, तो एफ बराबर क्या होता है? 1/P होता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने सूत्र थोड़ा गलत लिख दिया। देखिए P बराबर आपका होता है 1/F। जैसे P यहाँ पर दिया है 4D, और P का सूत्र होता है P बराबर होता है 1/F। हमें यहाँ पर फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर होता है 1/P होता है। क्लियर है? तो 1 का 1 और P का मान यहाँ पर कितना है? 4 है, तो 4 लिख देंगे। तो यहाँ से जब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी 4 और 1 को अगर हम लोग इस प्रकार से भागा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप देख लीजिए, 0 खाएगा, 1 पॉइंट देंगे तो 0, फिर 4 दूने 8 बचा 2, फिर पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ पे 0 खिला सकते हैं, तो 4 25 20, यानी 0.25 आएगा, 0.25, और ये हमारा आ जाएगा मीटर में। तो देखिए यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है सारा का सारा मतलब ऑप्शन हमारे क्या है? सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 0.25 गुना क्या हो जाएगा? ये 100 सेंटीमीटर, और 100 से गुना करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर पॉइंट हटाएंगे तो इधर 100 आएगा, तो 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 25, तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है ये रहेगा इसका सही आंसर। बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या एक्चुअल में दिया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी। देखिए यहाँ पर हमको दे दिया गया है एफ का मान कितना दिया गया है? 50 सेंटीमीटर। कैसा लेंस है? तो उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में एफ का मान क्या होता है? प्लस होता है। और देखिए यहाँ पर जो फोकस होगा ना, इसको हमको हमेशा मीटर में बदलना पड़ता है। तो अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? इसको हम लोग 100 से भागा दे देंगे, तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो 50 के 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1/2 मीटर मिला। ठीक है, हमें यहाँ पर निकालना क्या है? हमें यहाँ पर निकालना है क्षमता। तो P का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर होता है 1/F। तो यहाँ पर 1 का 1 लिख देंगे, और एफ का मान कितना है? 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 का 1 रहने देते हैं, भागा है तो भागा का उल्टा गुना, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 1 2, यानी कि 2 डायोप्टर, 2D इसका आंसर आया। ठीक है, तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। शायद ही कोई यूट्यूबर आपको इस प्रकार से समझाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। अभी मैंने आपको बताया कांच में आपका क्या हुआ था, सबसे कम हुआ था, और निर्वात में सबसे आपका अधिक हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। हम सभी को पता है कि श्वसन जो है, श्वसन क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, यानी कि N2 गैस भरा जाता है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए जंग लगना में एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो लोहा रहता है या फिर ये क्या होता है, जल के और वायु के संपर्क में आके क्या बनाता है, जंग बनाता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर तीर चिन्ह की इस साइड में अगर आपका एक हीट हो रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये जो 16 नंबर आपका जो होगा, 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपका यहाँ पे दिया गया है कि ZnO प्लस सी से Zn प्लस CO। आप खुद देखिए यहाँ पर ZnO है, मतलब Zn के साथ यहाँ पर O है, जबकि यहाँ पर O नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, O2 का ह्रास हो गया, O2 का क्या हो गया, ह्रास हो गया। और जब O2 का ह्रास होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए C है, यहाँ पर C देखिए, यहाँ पर O तो नहीं है लेकिन यहाँ पर C के साथ O आ गया है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, O2 का योग हो गया, O2 का योग हो गया। और जब O2 का योग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उपचयन। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन में हमको बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, उपचयन। तो देखिए यहाँ पर इसका उपचयन हुआ, ये जो C है इसी का तो उपचयन हुआ ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा C यानी कि कार्बन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये रहेगा इसका सही आंसर। बात क्लियर है, देखिए बहुत ही सिंपल है, मतलब ये जो C है इसी का तो उपचयन हो रहा है बस। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए अपचयन किसका हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे अपचयन किसका हो रहा है, तो ZnO का हमारा क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। बस इतना, बस यहाँ पर बात सिंपल है। ठीक है, आपको इसी प्रकार से आपको बताना है। अगर अपचयन पूछा जाता तो ZnO, और अगर उपचयन पूछा गया है इसलिए यहाँ पर कार्बन यानी कि C। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। संतुलित माने क्या, देखिए ये जो तीर चिन्ह है इस साइड में जितना होगा इस साइड में भी उतना ही होना चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ पर अगर आप H देखेंगे तो H देख लीजिए, यहाँ पर 2 दूने 4, H यहाँ पर 4 टो है जबकि H यहाँ पर 2 टो है, तो ये तो होगा नहीं। इसको अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर Al के 4 टो है जबकि यहाँ पर Al 2 टो है, तो ये भी होगा नहीं। यहाँ पर Cu 1 टो है जबकि यहाँ पर Cu 2 टो है, तो ये भी होगा नहीं। तो होगा कौन वाला, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊपर वाला। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए यहाँ पर एक, मतलब यहाँ पर अभिक्रिया दिया गया है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में आपको बताना है कि जो अभिक्रिया है मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर बात को समझ लीजिए, यहाँ पर आपको एक पीबी यानी कि एक तत्व दिया गया है। देखिए एक तत्व है, दूसरा वाला आपका क्या है, दूसरा वाला यौगिक है। बात को समझ लीजिए, एक तत्व है दूसरा यौगिक है। और मैं आपको बार बार समझाता हूं कि जब भी आपका एक तत्व रहे और एक यौगिक रहे, और ये जो तत्व रहेगा ये क्या होगा, ये इसके स्थान पर आ जाएगा। और यहां से अगर एक तत्व को हटा देता है तो ये जो अभिक्रिया होता है इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। और देखिए वो ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पर एक तत्व है, यहाँ पर एक यौगिक है। ये जो तत्व है ये क्या करता है, Cu को यहाँ से निकाल देता है और इसके स्थान पर खुद आकर बैठ जाता है। इसका मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए विस्थापन और द्विविस्थापन पहचानना सिंपल है। विस्थापन में हमारा क्या होता है, एक तत्व और एक यौगिक होता है, जबकि द्विविस्थापन में हमारा क्या होता है, दोनों का दोनों हमारा यौगिक होता है। मतलब पहला वाला भी यौगिक होगा और दूसरा वाला भी क्या होगा, यौगिक। ये होगा द्विविस्थापन। और ये जो हो रहा है मतलब जब एक तत्व रहेगा और एक यौगिक रहेगा तो इसको बोलेंगे विस्थापन। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो ये जो प्याज है, प्याज हमारा गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो इसी का हम सभी को पता है कि जो हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। देखिए CaSO4 हाफ H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बोलिए या फिर सेमी हाइड्रेट बोलिए, तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। देखिए ये जो चित्र है ना, इस चित्र में अपघटन अभिक्रिया हो रही है। और अपघटन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए टमाटर को इंग्लिश से हम लोग बोलते हैं टोमेटो। ठीक है, टोमेटो। और टोमेटो के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। और ओ से होता है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। ओ से क्या हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तो ये जो तनुकरण है, तनुकरण में क्या होता है कि जो H+ है और OH- आयन है, इसका सांद्रता में क्या होता है, कमी आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो ये जो अभिक्रिया है ना, ऊपर वाला ये जो अभिक्रिया है, ये हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। इसलिए ये जो अभिक्रिया है, ये क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। देखिए जिस प्रकार से हम लोग भोजन कहां से ग्रहण करते हैं, मुंह से ग्रहण करते हैं ना, तो अमीबा का मतलब कोई आकार नहीं होता है, मतलब कहीं से भी अपना जो शरीर है कहीं से भी मतलब भोजन को ग्रहण कर सकता है। और जिसको हम लोग बोलते हैं कूटपाद, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कूटपाद बोलते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब अमीबा में किसी भी प्रकार कोई मुंह नहीं होता है, वो शरीर के किसी भी अंग से मतलब भोजन को ग्रहण कर लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कूटपाद बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। तो कौन करता है, तो पित्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। देखिए स्वपोषी पोषण मतलब क्या होता है कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आम है, आम का जो पेड़ रहेगा, तो आम का पौधा जो रहेगा, आम का जो पेड़ रहेगा, देखिए कोई भी जो पेड़ पौधा जो होता है ना, वो क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसलिए ये क्या है, एक स्वपोषी पोषण का एक उदाहरण है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पर पूछा जाता कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मछली में आपका होता है 2। ठीक है, मछली में आपका होता है 2, जबकि मानव हृदय में आपका होता है 4। ठीक है। आगे देखिए क्या है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। देखिए श्वसन वर्णक जो होता है ना, हीमोग्लोबिन हमारा क्या है, श्वसन वर्णक का ही एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है, इसको हम लोग बोलते हैं वृक्काणु, जिसे हम लोग बोला जाता है नेफ्रॉन भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन भी बोल सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। 32 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। 33 नंबर देखिए क्या है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रोसेस को, इस विधि को हम लोग बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपोहन। क्या बोलते हैं, अपोहन बोलते हैं। आगे देखिए जनन की मूल घटना क्या है। तो ये तो मैंने आपको बार बार जनन चैप्टर में पढ़ाया था कि डीएनए की प्रतिकृति बनना ही क्या है, जनन की मूल घटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो ये जो चित्र है, ये क्या है, प्लेज्मोडियम का है। किसका है, प्लेज्मोडियम का है। और प्लेज्मोडियम में किस प्रकार का मतलब यहाँ पर जनन होता है, तो बहुखंडन होता है। क्या होता है, बहुखंडन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब एक्चुअल में प्लेज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है आपका, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। देखिए जब नर युग्मक जो रहेगा और जो मादा युग्मक रहेगा, जब ये आपस में मिल जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मतलब ये देखिए लड़कों का बात हो रहा है, लड़कों का जब बात होगा तो ये हार्मोन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है कि शोर स्थिरांक का मान क्या होता है। तो जो शोर स्थिरांक होता है, इसका जो मान होता है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि 1400 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। दोनों में से कोई भी बोलिए, ये बोलिए या फिर ये बोलिए। तो ऑप्शन में आपको ये वाला दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। देखिए 2 क्वेश्चन बाकी है यहाँ पर। क्वेश्चन 39 क्या है कि जैव गैस, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोल सकते हैं बायोगैस। ठीक है, तो जो बायोगैस है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो मीथेन जो है, जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं, तो मीथेन जो है ना, मीथेन क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक है। महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के तल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए। तो ये अंतर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस का, यानी कितना का अंतर होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर मैंने कुल मिलाकर आपको 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर कंप्लीट जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है, हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।